तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। तो क्या हाल चाल है सभी के। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया से होगे, स्वस्थ होगे और एकदम पढ़ाई में मस्त होगे। तो आज की हमारी ये जो क्लास है, आज की इस क्लास में हम लोग अपना जो टॉपिक लास्ट क्लास में चला रहे थे सांद्रता वाला, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो आप सभी को ध्यान होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सांद्रता में प्रतिशत सांद्रताएं कवर की थी, है ना। तो एक बार उसको जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? चलिए। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में, आपको याद होगा कि सांद्रता की बात की थी कि सांद्रता क्या थी कि भाई विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ज्ञात करना ही सांद्रता होती है। विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ज्ञात करना ही क्या होती है? सांद्रता होती है। अब फिर हमने कहा था कि सांद्रता जो है उसको ज्ञात करने की कई सारी विधियां हैं। क्यों? क्योंकि जो मात्रा है उस मात्रा को अलग अलग इकाइयों में नापा जा सकता है। मात्रा को द्रव्यमान में, मात्रा को आयतन में, मात्रा को मोल में, मात्रा को जो है आप ग्राम तुल्यांक में नाप सकते हो। तो जब मात्रा को मापने के अलग अलग मात्रक थे तो उसी के आधार पे फिर हम लोग क्या करते हैं, सांद्रता को मापने की कई सारी विधियां देख लेते हैं। अब सांद्रता को मापने की जब कई सारी विधियां होती हैं तो फिर सांद्रता को मापने की जब कई सारी विधियां होती हैं तो उन विधियों को हमने दो भागों में बांटा था। दो भागों में, कमेंट्स नहीं आ रहे। चलिए, सांद्रता को मापने की दो मतलब हमने दो समूहों में बांट दिया था विधियों को। एक समूह कौन से थे? एक समूह थे जो ताप पे निर्भर थे और एक समूह थे जो ताप से स्वतंत्र थे। और ताप पर जो निर्भर थे उसमें हम लोगों ने बात की थी किसकी किसकी? आयतन प्रतिशत सांद्रता की, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता की, शक्ति की, मोलरता की, है ना, नॉर्मलता की और फॉर्मलता की। और ताप से स्वतंत्र जो राशियां थी उसमें हम लोगों ने बात की थी द्रव्यमान प्रतिशत की, पीपीएम पीपीबी की, उसके अलावा मोललता की और मोल प्रभाज की। इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने पीछे देखा था सांद्रता में। प्रतिशत सांद्रताओं की बात की थी ना। सांद्रता में किसकी बात की थी बेटा? प्रतिशत सांद्रताओं की बात की थी। सांद्रता में भी हम लोगों ने प्रतिशत सांद्रता की बात की थी। तो प्रतिशत सांद्रता की बात की थी, उसमें तीन तरह का देखा था। एक भी देखा था द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, जिसमें क्या था, विलेय का द्रव्यमान ऊपर था और विलयन का द्रव्यमान नीचे था और गुणे क्या था बेटा? 100। ये द्रव्यमान प्रतिशत की कहानी थी। एक हमारे पास कौन था? आयतन प्रतिशत भी था, V बटे V प्रतिशत। इसमें क्या था? इसमें था आपका ऊपर विलेय का द्रव्यमान था, सॉरी आयतन था, नीचे विलयन का आयतन था और गुणे क्या था बेटा? 100 था। फिर हम लोगों ने देखा था द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। तो इसमें क्या था बेटा? ऊपर विलेय का द्रव्यमान था, नीचे विलयन का आयतन था और गुणे यहाँ पे क्या था? 100 था। इतनी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। ये सारी बातें हम लोगों ने आपसे डिस्कस की थी और इनके क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी सांद्रता की नई विधियां, जो कि हमारी कौन सी होंगी? आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद पीपीएम और पीपीबी। आज सारी सांद्रता पद की विधियां देखेंगे और फिर उनके क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है। तो हम लोगों को देखना है पीपीएम और पीपीबी, है ना। चलो, तो पीपीएम और पीपीबी आ जाओ भाई, कहाँ हो? अच्छा, इसमें नहीं है पीपीएम पीपीबी। तो हम लोग अच्छा बोलने के भी 1 मिनट बाद शुरू होगा। 1 मिनट के लिए वेट कीजिए। हाँ हाँ बेटा, बस आप 1 मिनट के लिए वेट कीजिए, सारी चीज़ें सही हो रही, बस आप 1 मिनट जो है इंतज़ार कर लीजिए।
ठीक है। हेलो, ठीक। हाँ बेटा, तो ठीक ठीक, नहीं नहीं सही है, अब सही हो गया, सब कुछ सही है। चलिए, हाँ अब हम लोग डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। हाँ बस थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है। चलिए, अभी सब सही है, अभी क्लियर है, वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है अभी सारी चीज़ें। हाँ अभी सारी चीज़ें क्लियर हैं, चलिए ठीक है। ओके ओके ओके, अभी आ गई वीडियो ऑडियो सारी चीज़ें आ गई ना, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, आज जो है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीपीएम और पीपीवी सांद्रता की। तो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है, अगर इंग्लिश में बोले तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, और हिंदी में इसी को बोल दे तो पार्ट्स भाग प्रति मिलियन। क्या बोलेंगे? भाग प्रति मिलियन। अब मिलियन का मतलब समझते हो ना, 10 लाख। मिलियन का मतलब समझते हो ना, 10 लाख। तो 10 विलियन के 10 लाख भाग में विलेय के कितने भाग होते हैं, उसी को ज्ञात करना होता है पीपीएम। उसी को ज्ञात करना क्या होता है बेटा? पीपीएम होता है। उसी को ज्ञात करना क्या होता है? पीपीएम। और अगर हम बात करें पीपीबी की, ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात करें? पीपीबी की। तो बेटा पीपीबी का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन मतलब 10 पावर 9। तो इसको हम क्या बोलेंगे? भाग प्रति बिलियन। मतलब किसी विलियन के 1 बिलियन अणुओं में जितना विलेय उपस्थित होगा, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम बोलते हैं आपकी पीपीबी। तो ये तो पहले तो इनका हो गया फुल फॉर्म। इनका पहले क्या हो गया भाई? फुल फॉर्म। अब हम देखेंगे इनके बारे में। देखो ध्यान से समझना, जब हम लोग प्रतिशत निकाल रहे थे तो प्रतिशत में किसका गुणा कर दे रहे थे? 100 का। अब हम क्या निकाल रहे हैं यहां पर? अब हम निकाल रहे हैं क्या? 1 मिलियन में। तो 1 मिलियन में निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 1 मिलियन का गुणा कर देंगे। बिलियन में निकालेंगे तो बिलियन का गुणा कर देंगे। जैसे सर, क्या इसको सब के रूप में दर्शा सकते हैं? बिल्कुल। इसको आप द्रव्यमान के रूप में भी दर्शा सकते हैं। किसके रूप में? द्रव्यमान के रूप में। तो सर द्रव्यमान के रूप में दर्शाएंगे तो क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, जब आप इसको द्रव्यमान के रूप में दर्शाते हैं तो क्या हो जाएगा? पीपीएम जो है वो हो जाएगी विलेय का द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, विलेय का, ऐसे डायरेक्ट लिख दें। अब आप लोग तो होशियार हो ही ना, ऐसे लिख दें। ऊपर क्या है? विलेय का द्रव्यमान। नीचे क्या होगा? विलयन का द्रव्यमान। और इस बार कितने में निकाल रहे हो? प्रति मिलियन। तो प्रति मिलियन का मतलब कितना? 10 की पावर 6। प्रति मिलियन का मतलब कितना? 10 की पावर 6। ठीक है। इसी तरह जब आप पीपीवी निकालते तो पीपीवी में क्या करते? ऊपर होता है विलेय का द्रव्यमान बेटा जी, नीचे होता है विलयन का द्रव्यमान। नीचे क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान। और बिलियन में होता है 10 की पावर 9। तो ये इनका बस यही कहानी, इतना ही करना होता है। जैसे वहां 100 का गुणा कर दे रहे थे, यहां बिलियन में क्या कर देना? बिलियन में आप 10 की पावर 9 का गुणा और मिलियन में 10 की पावर 6 का गुणा, बस इतना करना है। सेम टू सेम जो आपने ये देखा ना प्रतिशत वाला, देखो प्रतिशत में क्या कर रहे थे? विलेय बटे विलियन गुणे 100। तो प्रतिशत 100 में निकाला जाता है, तो विलियन 10 की पावर 6, मिलियन में 10 की पावर 6, बिलियन में 10 की पावर 9, ये किया जाता है बस। ये बात समझ गए सभी लोग? क्या ये बातें समझ में आ गई सभी को? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, जैसे हमने द्रव्यमान के रूप में लिखा, ऐसे ही हम आयतन के रूप में भी कर सकते हैं। किसके रूप में? आयतन के रूप में। तो हम यहां करते हैं दूसरा, किसके रूप में बेटा? आयतन के रूप में। आयतन के रूप में भी लिख सकते हैं, आयतन के रूप में। तो आयतन के रूप में लिखेंगे तो देखो, अब हम थोड़ा दोनों को एक साथ मर्ज कर दे रहे हैं, ठीक है। पीपीएम और पीपीबी, ऊपर होगा विलेय का आयतन, नीचे होगा बेटा विलयन का आयतन। और अगर मिलियन मतलब पीपीएम लोगे तो 10 की पावर 6, और अगर पीपीबी लोगे तो 10 की पावर 9। इतनी बात सभी को समझ में आती है, क्योंकि आप लोग होशियार बच्चे हो, बड़े बच्चे हो। जब पीपीएम लेना तो 10 की पावर 6 का गुणा करना, पीपीबी लेना तो 10 की पावर 9 का गुणा करना। सिंपल सी कहानी है। तो सर इसको द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में भी ले सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आप लोग इसको द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में भी ले सकते हैं। तो द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में, तो सर यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर भी वही खेल होगा। कैसे भाई? द्रव्यमान बटे आयतन मतलब पीपीएम पीपीबी अगर लेंगे द्रव्यमान बटे आयतन में, तो पीपीएम या पीपीबी बराबर, ऊपर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, नीचे हो जाएगा
विलयन का आयतन ppm होगा 10 की पावर 6, और बेटा अगर ppb होगा तो 10 की पावर 9। इस तरह से ये कहानी आपकी हो जाएगी, ये ppm और ppb की। अब एक सबसे बढ़िया वाली बात हम बताते हैं ppm की, उसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ppm के बारे में एक और बात, इंपॉर्टेंट बात है ना, इसकी ppm की परिभाषा एक और है जो आपको काम आएगी। क्या कि किसी विलयन के, ध्यान से समझिएगा, ये सारी बातें तो जो हम लोगों ने कल की थी वो वाली है कि ppm ppb में 10 की पावर 6, यहाँ पे जो आयतन है वो ml में ही है, यहाँ पे जो आयतन है वो ml में ही है, यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो ग्राम में ही है, यहाँ पे जो आयतन है वो ml में ही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मिलीग्राम में द्रव्यमान, इस बार देखना किसमें बेटा, मिलीग्राम में द्रव्यमान, मिलीग्राम में द्रव्यमान को ppm सांद्रता कहते हैं। ये ध्यान देना, ppm सांद्रता कहते हैं। ध्यान दो कैसे, मतलब ppm आपने सर क्या बताया, अभी अभी क्या बताया, अभी अभी सर ने बताया कि भैया अगर विलेय का द्रव्यमान किसमें हो जाए, मिलीग्राम में, किसमें हो जाए, मिलीग्राम में, और विलयन का जो आयतन है, विलयन का जो आयतन है वो लीटर में हो जाए, तो बस यही तो आपकी ppm ppb की कहानी है। ये आपकी क्या हो जाएगी, ppm, और बस इतनी ppm और ppb की कहानी हो जाएगी ये। अब यहां पे किसी चीज का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर द्रव्यमान मिलीग्राम में हो, ppm का फुल फॉर्म बेटा पार्ट्स प्रति मिलियन, और ppb का पार्ट्स प्रति बिलियन। नोट्स बेटा आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। ppm पार्ट्स प्रति मिलियन, ppb पार्ट्स प्रति बिलियन, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया सर, सर आपको पता है 1 मिलीग्राम, हाँ बताइए सर, 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 की पावर -3 ग्राम, ओके सर। और 1 लीटर बराबर होता है 10 की पावर 3 मिलीलीटर, ठीक है सर। तो अगर इसको हम भाग दे देते तो ये ऊपर चला जाता तो क्या हो जाता, 10 की पावर -6। तो देखो अगर यहां इसको द्रव्यमान को ग्राम में रखो और आयतन को मिलीलीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 है ना, तो यही 6 से यहाँ 6 खत्म हो जाएगा, इस 6 की वैल्यू यहां से निपट जाएगी। इसीलिए इसमें किसी चीज का गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे किसी चीज का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका सिंपल सा है कि द्रव्यमान मिलीग्राम में हो तो उसको, आयतन लीटर में हो तो उसको क्या कर देंगे, द्रव्यमान मिलीग्राम में और आयतन लीटर में हो तो इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, बस यही ppm आ जाएगा, यही ppm आ जाएगा। नोट्स बेटा क्लास वाले सेक्शन में जाओगे तो बगल में ही आपको नोट्स वाली सेक्शन मिल जाएगी, ऐप पर ही, वहां पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये ppm और ppb की बातें हो गई। थोड़ा सा सर इसके क्वेश्चन भी बता देते तो आनंद आ जाता। आइए सर क्वेश्चन के सहायता से आनंद लें थोड़ा सा ppm ppb के। चलिए ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है यदि समुद्री जल के 15 किलोग्राम नमूने में 3 ग्राम मरकरी पाया जाता है तो मरकरी की सांद्रता ppm में क्या होगी, ठीक है। तो आप सभी लोग के लिए ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करिए। आपके लिए हम पोल भी लगा देते हैं भाई साहब 30 सेकंड का, और आपके पास ये समय शुरू होता है अब, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि यदि समुद्री जल के 15 किलोग्राम में 3 ग्राम मरकरी है, कितने ग्राम मरकरी है, 3 ग्राम मरकरी है, तो बताइए मरकरी की सांद्रता ppm में क्या हो जाएगी। तो मरकरी की सांद्रता ppm में क्या हो जाएगी ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। 30 सेकंड का समय है, आंसर आपको करना है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर कर भी दिया, अर्पिता, वकार, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। राजू बिल्कुल, आपका भी आंसर बिल्कुल सही भाई साहब।
और ये समय खत्म हो गया। और इसका आंसर जो सही है वो सही आंसर है इसका डी। देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया। तो चलिए 28.57% बच्चों ने सही जवाब दिया। और टॉप में कौन है इसमें देख लेते हैं भाई साहब। लीडर बोर्ड में सौम्या है, अजय हैं, वकार हैं, ज्योति है, शिवांगी, यश है ना, मुस्कान और शिवानी, ये सब आपके टॉप बच्चे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको कल भी सिखाया था कि जो विलेय है, जो जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख लो भाई साहब। विलेय का द्रव्यमान दिया है कितना, विलेय का द्रव्यमान दिया है 3 ग्राम। ये विलयन है तो विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है आपको, विलयन का द्रव्यमान दिया है 15 किलोग्राम। अब आप फॉर्मूले में देखोगे तो फॉर्मूले में द्रव्यमान किसमें रखा जाता है, ग्राम में। तो पहले किलोग्राम को ग्राम में बदल लो। अब पीपीएम क्या कहता है, पीपीएम कहता है कि भैया विलेय जो कि ग्राम में हो बटे विलयन जो कि ग्राम में हो, है ना, और गुणे 10 की पावर 6। तो यहां वैल्यू रख दो। विलेय था 3, विलयन आपका है 15 गुणे 10 की पावर 3 और गुणे ये 10 की पावर 6। तो 3 पावर से 3 पावर कट गया, 10 की पावर 3 आ गया। और 10 की पावर 3 का गुणा करोगे 3000 आएगा। और 3000 बटे 15 तो 15 दूनी 30, 2 जीरो लगा दो, आपका आंसर आ गया 200 पीपीएम। क्या आंसर आ गया बेटा, 200 पीपीएम। मतलब 1 मिलियन भाग में 200 मरकरी के परमाणु होंगे, 200 परमाणु मरकरी के होंगे। अच्छा पोल नहीं चल रहा, चलिए बेटा जिनका नहीं चल रहा उनको अभी थोड़ा सा कुछ समय बाद टेक्निकल टीम से डिस्कस करेंगे कि क्या समस्या है आप लोगों में, उसको सही कराया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो क्लास के बीच में ऐसा कुछ सुविधा है नहीं, लेकिन अभी देखते हैं किसी से। ठीक, चलिए तो इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके पास ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिए। कह रहा है पीपीएम सांद्रता का ही, ठीक है, जिनके जिनके पोल में प्रॉब्लम है बेटा, अभी हम आप सबका पोल के लिए थोड़ा टेक्निकल टीम से बोलेंगे, वो आपका कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को तब तक आप सॉल्व करिए, जिनका पोल नहीं आ रहा वो लोग कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। कह रहा है कि क्रोमियम +6 का 3 मिलीग्राम 3 लीटर जल में घुला है, तो Cr3+ की जो है सांद्रता पीपीएम में बताइए। चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग, इसका आंसर सभी लोग दीजिए। 10 की पावर 3 कैसे आया था, अच्छा 10 की बेटा देखो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ये पता है ना। तो जब 15 किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 15 गुणे 1000 नहीं करोगे, 1000 ग्राम। तो बेटा इस 1000 को 10 की पावर 3 लिख दो, बस ऐसे ही आया था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 10 की पावर 3 ऐसे आया था मनीषा बेटा। ठीक है, तो ये आपकी कहानी है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो यही तो करेंगे। ठीक, बेसिक सी बात थी। चलो तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन, पोल का टाइम हो गया समाप्त, आंसर इसका बी। और देखते हैं कितने बच्चे, बिल्कुल 52.83% बच्चों ने सही जवाब दिया। और इस क्वेश्चन का सबसे तेज आंसर दिया वकार बेटा, फिर सादिया, नंदिनी, प्रवीण, रजत, समरीन, कुशल। इस क्वेश्चन का सबसे तेज आंसर आप लोगों ने दिया। तो ये रहा आप पूरा लीडर बोर्ड आप देख लीजिए, अपना अपना नाम देख लीजिए। और खुशी की बात है जिन लोगों ने तेज आंसर दिया। और अभी हमने आपको बताया, देखो इस बार विलेय जो है वो 3 मिलीग्राम है। कितना है बेटा, मिलीग्राम में है। और विलयन का जो आयतन है वो 3 लीटर है। और अभी हमने बताया था पीपीएम की परिभाषा एक और, कि अगर विलेय जो है वो मिलीग्राम में हो और विलयन जो है वो लीटर में हो, तब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो और मुस्कुराते हुए आंसर पा जाओ। तो ये कितना है 3 मिलीग्राम और ये कितना है 3 लीटर। तो बेटा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 पीपीएम, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना है 1 पीपीएम। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1 पीपीएम। ठीक है बेटा, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 पीपीएम। तो पीपीएम कर लोगे। अगर इसी में कह देता बताओ पीपीवी बताओ, अगर कह देता चलो बताओ पीपीवी बताओ, इसी क्वेश्चन में हमने कह दिया पीपीएम बताइए, साथ ही साथ इसी क्वेश्चन में पीपीवी बताओ, तो क्या हो जाता, कुछ नहीं। आपको बताए पीपीएम और पीपीवी में कितने का डिफरेंस है, पीपीएम और पीपीवी में 10 की पावर 3 का डिफरेंस है। तो पीपीएम में जो आंसर आएगा उसी में अगर आप 10 की पावर 3 का गुणा कर दो तो वो पीपीवी में आंसर हो जाएगा, खत्म। फॉर्मूला तो सब कुछ सेम है ना, फॉर्मूला सब कुछ सेम है, बस अंतर कहां पे है। अगर आप पीपीएम में क्या करते हो, जो आंसर निकालते हो उसमें 10 पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका पीपीवी में आंसर आ जाएगा। किसमें आंसर आ जाएगा, पीपीवी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
10 पावर 3, बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल 10 पावर 3 ही करना है। ठीक, चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सांद्रता पद की विधि। ठीक है, पीपीएम पीपीवी हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अपनी अगली सांद्रता पद की विधि के बारे में। पहले हम लोग अब सांद्रता पद की विधियां देख लेते हैं और फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे, सबके क्वेश्चन एक साथ करेंगे, है ना। पहले हम लोग 1 बाय 1 सारी सांद्रता विधियां समझ लेते हैं, फिर बढ़िया से क्वेश्चन मन लगा के करेंगे। चलो, तो पीपीएम और पीपीबी के बाद जो है हमारा आता है बेटा क्या, शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो सर शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, देखो यही डिफिनीशन में मतलब हेडिंग में ही लिखा है ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में जितने ग्राम होंगे। बेटा जब फॉर्मूले में द्रव्यमान मिलीग्राम में हो जाता है और आयतन लीटर में हो जाता है तो 10 पावर 6 अपने आप गायब हो जाता है। बताया तो, मिलीग्राम में इतने ग्राम होंगे और लीटर में इतने लीटर होंगे। तो अगर ये नीचे आएगा 10 पावर 6 और ऊपर जो 10 पावर 6 होता है यहाँ वाला, अगर मान लो मल्टीप्लाई होता तो इससे क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है 6 से। तो कुल मिला के इतना ध्यान रखो कि अगर द्रव्यमान मिलीग्राम में है, आयतन लीटर में है, तो आपको 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बस इसी से आंसर आएगा। ठीक है, बस इसी से आंसर आएगा। बेटा पढ़ना चाहते हो, कुछ समझ नहीं आता तो थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करो आप, बस इतना सा है। कोशिश करो चीज़ों को समझने की, कैच करने की, ऑटोमेटिक चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलिए अब शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होता है सर, ध्यान से समझिए। किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम में द्रव्यमान की मात्रा विलयन की शक्ति कहलाती है। विलयन की शक्ति कहलाती है, शक्ति का हो या इसी को सामर्थ्य भी कहते हैं, सामर्थ्य कहलाती है, या इसी को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता भी कहते हैं। ठीक है, और इसे बेटा कैपिटल एस से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल एस से दर्शाते हैं। किसे दर्शाएंगे, कैपिटल एस से। तो सर शक्ति क्या होगी, शक्ति बराबर होगी विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन सर ये किसमें, लीटर में। बहुत अच्छी बात सर, सिंबल थोड़ा बता दीजिए। शक्ति का सिंबल है, विलेय का द्रव्यमान लिखेंगे स्मॉल w से और विलयन का आयतन लिखेंगे कैपिटल V से, जो कि लीटर में होगा। ठीक है सर, और अगर आयतन कभी मिलीलीटर में दे दे, अगर बेटा आयतन कभी मिलीलीटर में दे दे तो हम यहां क्या कर देते हैं, 1000 से गुणा। हम क्या कर देंगे, 1000 से गुणा। आयतन अगर मिलीलीटर में दे देगा तो उस मिलीलीटर को लीटर में बदलने, हाँ इसका मतलब स्ट्रेंथ ही है। अंग्रेजी में बोले तो स्ट्रेंथ, इंग्लिश में बोले तो बेटा स्ट्रेंथ है। ये क्या है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये आपकी, और इसका मात्रक अगर आपसे पूछ लें तो मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। तो अगर 1 लीटर विलयन में जितने ग्राम विलेय घुले होते हैं, 1 लीटर विलयन में जितने ग्राम विलेय घुले होते हैं उसी को बोलते हैं विलयन की शक्ति या सामर्थ्य। पीपी में 10 पावर 3 आएगी ना, पीपीएम में नहीं आएगी बेटा, पीपीएम में 10 पावर 3 नहीं आएगी। ठीक है, ये आपकी कहानी हो गई इसकी शक्ति की। ठीक है, चलिए पहले शक्ति फिर मोलरता, ये सब हम समझ लेते हैं, इनके फॉर्मूले देख लेते हैं और फिर सबके क्वेश्चन और सबके संबंध पर, क्योंकि इनके संबंध पर भी हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहले सारे मात्रक सारी सांद्रता विधियां पढ़ लेते हैं, उनके बीच संबंध देख लेते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद शक्ति के बाद हमारी जो अगली सांद्रता पद की विधि आएगी वो आपकी होगी मोलरता। क्या आएगी बेटा, मोलरता। अगली सांद्रता पद की विधि कौन सी है, मोलरता। तो मोलरता के ऊपर डिस्कस करते हैं। शक्ति को पावर, वही स्ट्रेंथ, सामर्थ्य,
हाँ, नीचे वाली राशि एकांक, वही प्रति इकाई का मतलब एकांक ही तो होता है, प्रति इकाई का मतलब एकांक ही होता है, यही तो बात है। वही तो हमने भी बोला ना, प्रति लीटर, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर। तो जब भी एकांक मात्रा में निकालेंगे तो वही तो है, प्रति इकाई, प्रति लीटर। यही तो हम भी लास्ट क्लास से बोलते आ रहे हैं ना कि विलयन की प्रति इकाई मात्रा में, प्रति इकाई मतलब क्या, एकांक मात्रा ही तो विलयन की एकांक मात्रा में जितना विलय होगा उसी को तो सांद्रता कहते हैं। अब मोल में निकालोगे तो मोलरता, ग्राम में निकालोगे तो शक्ति, अलग अलग चीजें होती हैं। क्वेश्चन सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए चलो देखो, तो मोलरता क्या होती है, मोलरता भी सिंपल सी मोलरता, इस बार देखो मोल टर्म आ गया, तो मोल टर्म आ गया तो यहां पे क्या होगा सर, किसी विलयन के प्रति लीटर, प्रति लीटर का मतलब वही 1 लीटर, मतलब एकांक मात्रा, प्रति लीटर आयतन में, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के किसके, मोलों की संख्या को बेटा, विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ये देखो, 1 लीटर में जितने मोल विलेय घुले हों, 1 लीटर में जितने मोल विलेय घुले हों उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसकी विलयन की मोलरता। और इसे हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं बेटा, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो सर मोलरता का फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान समझिए, देखो फॉर्मूले से परिभाषा या परिभाषा से फॉर्मूला दोनों आ जाएगा। विलेय के मोलों की संख्या, हमने क्या कहा, विलेय के मोलों की संख्या जो कि उपस्थित हो किसमें, प्रति लीटर, बटे का मतलब क्या हो गया, प्रति लीटर, किसमें, विलयन के आयतन में, जो कि उपस्थित हो किसमें, प्रति लीटर विलयन के आयतन में। यही तो होता है फॉर्मूला, परिभाषा, विलेय के मोलों की वह संख्या जो कि उपस्थित होती विलयन के प्रति लीटर आयतन में, उसी को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर को क्यूबिक डेसीमीटर भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा। 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये लो लिख दिया हमने। अब मोलरता फॉर्मूला एम, मोलों की संख्या को लिखते हैं एन से, विलयन के आयतन को लिखते हैं वी से, अगर आयतन लीटर में है तो। फिर देखो, अगर आयतन मिलीलीटर में आ जाए तो सर यहाँ एम को मतलब ml में आ जाएगा तो क्या कर देंगे, 1000 से गुणा। ठीक है सर, और बताइए सर, अब आपको पता है, क्या पता है कि विलेय मतलब मोलों की संख्या होती है ग्राम भार बटे अणु भार, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। मोलों की संख्या होती है ग्राम भार बटे अणु भार, तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, क्या n को आप रिप्लेस कर सकते हो, बिल्कुल सर n को रिप्लेस कर सकते हैं W/m से। तो एक फॉर्मूला ये आ जाएगा द्रव्यमान के रूप में, एक फॉर्मूला किसके रूप में आ जाएगा, द्रव्यमान के रूप में। बहुत अच्छे सर, तो अगर हम यहां पर भी आयतन को मिलीलीटर में लें तो सर क्या यहां पर भी गुणा करेंगे 1000 से, बिल्कुल बेटा, यहां पर भी 1000 से गुणा करेंगे। तो ये आपका मोलरता का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला, मोलरता का फॉर्मूला। और सर बताइए, और सब बेटा बढ़िया, लेकिन सर हम तो मात्रक पूछ रहे थे। अच्छा लो मात्रक देख लो, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर, या इसी को एक शब्द में बोल देते हैं बेटा मोलर, मोल प्रति लीटर, या एक शब्द में क्या बोल देते हैं, मोलर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मोलर। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में जितने मोल विलेय घुले होते हैं उसी को मोलरता कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये मात्रक आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अभी सब पढ़ लेंगे तो एक सारे फॉर्मूले एक जगह पर लिख देंगे, आपको उससे आसानी से समझ में आ जाएगी, नॉर्मेलिटी भी होगी बेटा। अभी तो हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, अभी तो हम मोलरता की बात कर रहे हैं ना, नॉर्मलता की बात तो अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। एम वेट नहीं आएगा, वो मोललता में आता है, मोललता में द्रव्यमान आता है। अभी आयतन वाली सारी कहानी चल रही, ठीक है, अभी सब आयतन वाली कहानी चल रही। चलो, तो ये तो मोलरता की कहानी हो गई। अब चलिए सर कुछ और बातें करते हैं। क्या बातें करेंगे, मोलर विलयन क्या होता है, क्या बात करेंगे सर, मोलर विलयन, क्या बात करेंगे सर, मोलर विलयन की बात करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से, 1 लीटर आयतन में जितने मोल विलेय घुले होते हैं उसी को हम मोलरता कहते हैं। मोलरता को m से दर्शाते हैं, m बराबर ऊपर मोल की संख्या नीचे आयतन। ठीक सर, मोल की संख्या को स्मॉल n से दर्शाते हैं, आयतन को v से, बिल्कुल सर।
नोट्स मिल जाएगी बेटा, क्लास के बाद आपको ये पूरी नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, बिल्कुल न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। देखो ये इतने सारे न्यूमेरिकल हैं तुम्हारे पास, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ लीजिए ताकि न्यूमेरिकल करने में आपको दिक्कत ना हो। हमें क्या, हमें तो सारी चीजें, परमाणु भार एम वेट होगा क्या सर? एम वेट, परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट। हाँ हाँ, पूरा टॉपिक होने के जब सांद्रता पद की विधियां हो जाएंगी ना, तो आपको हम सारे क्वेश्चन एक जगह, सारे फॉर्मूले एक जगह रिवाइज करा देंगे। अब देखो मोलर विलयन क्या होता है, ध्यान से समझो। अभी मोलरता का फॉर्मूला आपने देखा, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ये देखा, ठीक है, ये देखा। पीपीबी करा दिए बेटा, पीपीएम के साथ ही पीपीबी भी करा दिए हैं। और आपको हमने बताया जो पीपीएम का मान होगा उसी में 10 की पावर 3 से गुणा कर दो, पीपीबी आ जाएगा, कुछ अलग थोड़ी है। ठीक है, चलो। तो एक एक टॉपिक पे जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे सब करा देंगे बेटा, परेशान मत हो। अभी पहले इनको देख लो, m इज इक्वल टू एन बाई वी अपॉन एल होता है। तो हम ये कहें VL मतलब लीटर में, वॉल्यूम जो है वो लीटर में है। यदि विलेय के मोलों की संख्या 1 हो जाए और विलयन का जो आयतन है वो 1 लीटर हो जाए, तो बोलो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m बराबर 1/1। तो विलयन की मोलरता कितनी आ गई? 1 मोलर। तो आपने यहां से क्या सीखा? आपने यहां से सीखा कि ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में विलेय के 1 मोल घुले होते हैं, उस विलयन को ही मोलर विलयन कहते हैं। आपने क्या सीखा? कि ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में विलेय के 1 मोल घुले होते हैं, 1 मोल घुले होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? मोलर विलयन कहलाता है। मोलर विलयन कहलाता है, जिसमें 1 लीटर में 1 मोल विलेय घुले होते हैं, उसकी मोलरता 1 मोलर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाँ हाँ बेटा, पीपीबी में 10 की पावर 9 होती है, बता तो चुके। पीपीएम में 10 की पावर 6 होती है, पीपीबी में 10 की पावर 9 होती है, और इन दोनों का डिफरेंस 10 की पावर 3 होता है। तो जो पीपीएम में मान आएगा उसमें 10 की पावर 3 गुणा करो तो पीपीबी आ जाएगी। एक ही बात कितनी बार आप लोग रिपीट करवाते हो बताओ भाई साहब, इतनी सिंपल सी बात है। चलो, तो ये मोलर विलयन। सर अब यहां से हमें क्या चीज याद रखनी है? तो आपको याद रखनी है क्या? कुछ टर्म्स जो आपके न्यूमेरिकल के लिए आपको काम आएंगे। कुछ आपको टर्म्स याद रखने हैं जो आपके न्यूमेरिकल के लिए आपको काम आएंगे। कौन से टर्म्स है वो? अगर आपसे कहता है एक मोलर विलयन, क्या कहता है भैया? मोलर विलयन। तो मोलर विलयन का मतलब उसकी मोलरता क्या है? 1 मोलर। अगर आपसे कहता है सेमी मोलर, सेमी मोलर या हिंदी में इसको अर्ध मोलर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? अर्ध मोलर, है ना? तो अर्ध मोलर विलयन कहे तो उसका मतलब उसकी मोलरता बता रहा है आपसे 1/2 या 0.5 m। अगर आपसे कहता है पेंटीमोलर सॉल्यूशन, पेंटीमोलर विलयन, तो बेटा पेंटीमोलर का मतलब होता है 1/5, मतलब 0.2 मोलर। अगर आपसे सर कहता है डेसीमोलर, क्या कहता है? डेसीमोलर विलयन है, तो बेटा डेसीमोलर विलयन का मतलब आपको मोलरता दिया है 1/10, मतलब 0.1। सर अगर आपसे कह दे सेंटीमोलर, क्या कह दे? सेंटीमोलर, तो सेंटीमोलर विलयन का मतलब होता है आपको वैल्यू दिया है 1/100 मोलर, मतलब उस विलयन की मोलरता है 0.01 मोलर। अगर सर आपको दे दे मिलीमोलर विलयन, तो मिलीमोलर विलयन का मतलब वो आपको बता रहा है कि भैया मोलरता है 1/1000, मतलब सांद्रता है 0.001 मोलर। और सर अगर आपसे कह दे पेंटामोलर विलयन है, कैसा कह दे? पेंटामोलर विलयन, तो यहां पे आप देखेंगे पेंटामोलर हो जाएगा 5m। कितना हो जाएगा? 5। पेंटामोलर मतलब जिसकी मोलरता 5। और इसी तरह अगर आपसे कह दे कि सर डेकामोलर विलयन है, तो डेकामोलर हो जाएगा 10 मोलर। ये आपको याद रखना है। जैसे आपसे क्वेश्चन कह दे कि सर ये बताइए अर्ध मोलर विलयन की मोलरता कितनी है? बेटा 1/2, आधी, मतलब 0.5। सर आपसे कह दे पेंटीमोलर विलयन की मोलरता कितनी होती है? मतलब 1/5, 0.2। आपसे कह दे पेंटामोलर की मोलरता कितनी होती है? 5 मोलर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? न्यूमेरिकल में भी काम आएगा आपके।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो हमने शक्ति पढ़ ली, हमने मोलरता पढ़ ली, हमने शक्ति पढ़ ली, हमने मोलरता पढ़ ली। तो चलो शक्ति और मोलरता के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगली सांद्रता विधि पर चलेंगे, है ना। पहले शक्ति और मोलरता के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो, और शक्ति और मोलरता में संबंध भी देख लें, थोड़ा सा कुछ संबंधों की बात हो जाए, कुछ संबंधों की बात हो जाए। कौन से संबंधों की बात होगी सर, देखते हैं, ये संबंध देख लेते हैं कुछ। इसको आपने नोट कर लिया। चलो, तो पहला संबंध हम देख लेंगे जो द्रव्यमान, अच्छा दोबारा रिपीट करते हैं, दोबारा रिपीट करने वाला इसमें कुछ है नहीं, इसमें आपको केवल ध्यान रखना है ये टर्म याद रखना है, सेमी मोलर। सेमी का मतलब होता है आधा, तो सेमी मतलब जिसकी मोलरता आधी हो, पेंटी मतलब जिसकी मोलरता 1/5 हो, डेसी मतलब जिसकी मोलरता 1/10 हो, सेंटी मतलब जिसकी मोलरता 1/100 हो। बचपन से पढ़ते हो ना, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिली, तो सेंटी मतलब 1/100, मिली मतलब 1/1000, डेसी मतलब 1/10, बस समझे, डे का मतलब 10। हाँ, डाउट देख रहे हैं बेटा अभिषेक, क्या डाउट है आपके? ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर हैं। तो चलो कुछ संबंध देखते हैं। संबंध किनमें देखेंगे? पहले हम देखेंगे जो हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रतिशत सांद्रता पढ़ी थी उसका और इसका। तो देखो, मोलरता, अगर हम पहले प्रतिशत द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता की बात करें, तो द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता में होता है W/V × 100, यही तो होता है। और मोलरता की अगर बात करें तो बताओ बेटा, मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर अभी हमने देखा कि M बराबर W × 1000 अपॉन M × V, ये फॉर्मूला है। तो क्या सर हम इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिख सकते? W/V गुणे 100 गुणे 10/m कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सर? ये 1000 को 100 गुणे 10 लिख दिया, M को बाहर। तो देखो ये वाली वैल्यू, क्या ये प्रतिशत सांद्रता के बराबर नहीं दिख रही? दिख रही है ना। तो संबंध क्या आ गया? M बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता गुणे 10/m। ये आपका संबंध हो गया किसका? ये आपका संबंध हो गया द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता और मोलरता का। बस इस संबंध को ध्यान रखो, इस संबंध को ध्यान रखो। हाँ बेटा, यस बिल्कुल, एक टॉपिक होने के बाद रिवाइज सारा कुछ करा देंगे, परेशान मत हो, बढ़िया से पहले समझ लो। ठीक है, तो ये पहला संबंध हो गया, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत गुणे 10/m, ये मोलरता बराबर होती। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं दूसरा संबंध। अब दूसरा संबंध, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन गुणे 100, ये होता है। ठीक है, हाँ यहाँ क्या है वो बता देते हैं। W विलेय का द्रव्यमान है, W विलेय का द्रव्यमान है, V विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन है, स्मॉल m विलेय का अणुभार है, या विलेय का मोलर द्रव्यमान कह लो, बस यही चीज है। ठीक है, चलो, हाँ W विलेय है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है मोलरता तथा W/W, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता में संबंध। तो इसको भी आप देख लो, याद रख लो। मोलरता बराबर होता है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता गुणे 10D अपॉन स्मॉल m, ये आपका होता है मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का संबंध, जहां पर आपका D जो है, यहां पर D आपका क्या हो गया? विलयन का घनत्व। D क्या हो गया बेटा? विलयन का घनत्व, ये ध्यान रखो। D क्या हो गया? विलयन का घनत्व। हाँ बेटा, डाउट सेक्शन देख रहे हैं, क्या डाउट तुम्हारा? बताओ अभिषेक, तुरंत बताओ, तुरंत बताओ क्या डाउट तुम्हारा, तुरंत बताओ डाउट अपना। तुम तो बस डाउट सेक्शन दिखा रहे हो लेकिन बता नहीं रहे हो। हाँ बेटा, नीट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें से थोड़ा सा प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वही तो नीट है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, अच्छे लेवल के कर लो, आराम से नीट हो जाएगा। तो दोनों सेम चीज़ें चल रही हैं, साथ में आपकी चल रही हैं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। M मोलर वेट भी लिख सकते हैं, W/m × वेट भी लिख सकते हैं। नहीं बेटा, वो मोलरता W वेट अपॉन मोलर वेट भी लिख सकते हैं। हाँ, मतलब M मोलर वेट होता है। ठीक है, चलो, तो फिर नेक्स्ट जो है
मोलरता और शक्ति का संबंध होता है। देखो शक्ति होती है W/V अगर लीटर में लें, और मोलरता होता है W/M/V अगर लीटर में लें। तो बताओ कि W/V की जगह क्या आप S रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो S/M ये, तो क्या हो गया, मोलरता बराबर हो गई शक्ति बटे मोलर द्रव्यमान, शक्ति बटे मोलर भार ना, मोलर द्रव्यमान या अणु भार। बस ये आ गया इनमें संबंध, ये इनमें संबंध आ गया। ठीक है, ये इनमें संबंध आ गया। घनत्व का मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व तुम लोग नहीं जानते भाई साहब, द्रव्यमान बटे आयतन। प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। समझ में आई बात? प्रति इकाई आयतन के घनत्व को द्रव्यमान कहते, प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। बेटा ये संबंध है, संबंध मतलब शक्ति दी हो तो मोलरता निकालने का ये सूत्र है। बस ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, नहीं भी याद रखेंगे तब भी आपसे आ जाएगा। ये मोलरता और इनका संबंध है। क्वेश्चन कराते हैं तो समझ में आएगा, और क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा खुद ही। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपकी बुद्धि खुद खुल जाएगी कि अरे सर ऐसा था क्या। चलो 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये शक्ति का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो शक्ति के क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है। कह रहा है H2SO4 के जलीय विलयन के 500 ml में 100 ग्राम H2SO4 विलेय उपस्थित है। विलयन की शक्ति क्या होगी? चलो जल्दी से बताओ। भूमि बेटा क्या नहीं समझ में आया? प्रदीप क्या नहीं समझ में आया? टॉपिक का नाम बताइए। टॉपिक केवल सांद्रता है, और सांद्रता में आपको केवल सूत्र सारे ध्यान रखने हैं। परिभाषा याद रखो, परिभाषा से ही सूत्र बन जाएगा। शक्ति में हमने बताया 1 लीटर में जितने ग्राम है उसी को शक्ति कहेंगे। मोलरता में हमने बताया 1 लीटर में जितने मोल हैं उसी को मोलरता कहेंगे। बस इतनी सी तो बात थी, उसमें क्या कहानी। ये सब चीजें तो आपने 11th में मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ी होंगी ना। ये समझो आपका रिवीजन ही हो रहा है। आपने मोल अवधारणा में ये सारी चीजें तो ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। ठीक है, चलो फिर अब ध्यान से समझिएगा। H2SO4 के जलीय विलयन के 500 मिलीलीटर में 100 ग्राम H2SO4 विलेय उपस्थित है। तो विलयन की शक्ति क्या होगी ये आपको बताना है। विलयन की शक्ति क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो आपके पास आंसर ऑप्शंस गिवन है, जल्दी से आप कमेंट करिए। मतलब पोल तो खत्म ही हो गया है। तो यहां पे देखिए आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बी, और लगभग केवल 37.5% बच्चों ने सही जवाब दिया है। बाकी बच्चे कहां पे गड़बड़ कर रहे हो? कुछ नहीं है कहानी। देखो बिल्कुल सिंपल सी कहानी समझो, सिंपल सी कहानी समझो। क्या कहानी है? अभी हमने शक्ति का सूत्र बताया था ना। शक्ति क्या थी? शक्ति का सूत्र था S इज इक्वल टू W/V ml इंटू 1000। यही तो शक्ति है। तो देखो विलेय कितना दिया? विलेय 100 ग्राम दिया। विलयन कितना दिया? विलयन 500 मिलीलीटर दिया। तो भाई विलेय का मान 100 रख दो, विलयन का मान 500 रख दो, और गुणे 1000 कर दो। 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 से गुणा कर दोगे तो 200 ग्राम प्रति लीटर आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्या प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में? बोलो क्या प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में? अच्छा स्पीड तेज है क्या? क्या स्पीड तेज है क्या? ऐसा तो नहीं, स्पीड तो बड़ी नॉर्मल ही चल रही बेटा, स्पीड तो नॉर्मल ही चल रही है। प्रवीण के अकॉर्डिंग तेज स्पीड है। ओके, हमारे हिसाब से तो सही है। अगर आप लोग को तेज लग रहा है तो थोड़ा स्लो कर देंगे, थोड़ा सा स्लो कर देंगे सिस्टम को, है ना। चलिए क्लियर है ये? ठीक है। अभी स्पीड इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं। बाकी ठीक है, आपको लग रहा है तो हम और थोड़ा सा
स्पीड को धीमा कर लेंगे आपके लिए। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को पोल स्पीड ज्यादा है 30 सेकंड। भाई बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। चलो 45 सेकंड इस बार दे देते हैं। लो 45 सेकंड। कह रहा NaOH के जलीय विलयन की शक्ति इतनी है, विलयन के 250 मिलीलीटर में NaOH का द्रव्यमान बताइए। चलिए ये है। हाँ हाँ 45 सेकंड बढ़ा दिए, टाइम 45 सेकंड कर दिए। चलिए इस बार बताएं आप, इस बार आप बताएं भाई। इस बार 15 सेकंड आपको हमने ज़्यादा दे दिया। तो कह रहा NaOH के जलीय विलयन की शक्ति इतनी है, तो विलयन के 250 मिलीलीटर में NaOH का द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए, तो समय होने वाला है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर देने का। चलिए, ए वाले बच्चे क्यों ए वाले दे रहे हैं आंसर? हाँ, मिला जुला आंसर है, कुछ का ए, कुछ का बी, कुछ का ए, कुछ का बी, मिला जुला आंसर है। ठीक है, वकार बिल्कुल बेटा, बी बिल्कुल सही है। चलो, तो अब यहाँ पे कहानी देखो, पोल का समय हो गया समाप्त और इस क्वेश्चन का आंसर सही है बी। और 38% बच्चों ने इस बार बिल्कुल सही जवाब दिया, जिसमें टॉप पर सादिया, फिर लकी, फिर दुर्गेश, फिर उषा, अर्पिता, सौम्या, निखिल। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कुछ नहीं करना था। आपको क्या करना है, फॉर्मूला S बराबर W/V मिलीलीटर गुणे 1000। बोलो शक्ति कितनी दी है बेटा? शक्ति दी है 30 बराबर, विलेय का द्रव्यमान पूछा है, हाँ सर। आयतन विलयन का कितना दिया है? आयतन दिया है 250 गुणे बेटा 1000, ये कैंसिल हो गया। अब 25 चौके 100, ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो 30/4, 4 सते 28, बचा 2, जीरो लगा दो, 7.5 ग्राम आंसर। एकदम हल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। विलेय मतलब जो घुला होता है, जो कम मात्रा में होता है, और विलयन मतलब जिसमें विलेय और विलायक दोनों उपस्थित हैं। तो ये विलयन जो है, जैसे शरबत है तो शरबत विलयन है, और उस शरबत में जितनी चीनी घोले हो वो विलेय है। बात समझ में आई डॉली बेटा? अच्छा, आपके में पोल जल्दी बंद हो जा रहा है। चलो इसको अभी क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के पोल के साथ। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। चलो, तो इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन के बाद और क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है सर? बता रहे हैं बेटा। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन हम अपने से बनाते हैं, बढ़िया सा आपको देते हैं। ठीक है, इसमें तो नहीं मिला तो आपको हम क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक विलयन की शक्ति 98, विलयन किसका है वो भी दे देते हैं ना। H2SO4 के एक जलीय विलयन की, ये क्वेश्चन है। H2SO4 के एक जलीय विलयन की शक्ति 98 ग्राम प्रति लीटर है, तो इस विलयन की मोलरता होगी, या इस विलयन की मोलरता है। और आपके पास ऑप्शंस हैं 2 मोलर, 4 मोलर, 1 मोलर, या फिर आपके पास है 1.5 मोलर।
तो ये आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है H2SO4, क्वेश्चन को चाहे इधर से बढ़ा दें, H2SO4 के एक जलीय विलयन, यहां लिख देते हैं, H2SO4 के एक जलीय विलयन की शक्ति इतनी है तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी। तो ये लो आपके पास, इस बार आपको 30 सेकेंड का ही समय मिलेगा क्योंकि बहुत हल्का क्वेश्चन है। चलो, तो ये आपके पास पोल लग गया और आप इसका आंसर बताएं। जिनका पोल अभी नहीं आ पा रहा बेटा, वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अपना देते रहें, और जिनका पोल आ रहा वो पोल में आंसर अपना देते रहें, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर 30 सेकेंड का समय, और आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, कुछ बच्चों का आंसर आया सी, कुछ का आया बी। वकार बेटा सही है। ये ए वाले भाई साहब कहाँ से आए? अर्पिता ठीक है, सवाई कुमावत ठीक है, एसवी यादव बेटा बी नहीं, बी कहाँ से पा रहे हो आप लोग, क्या बताऊं मैं, आप लोग तो थोड़ा गलत गलत आंसर दे देते हो। आंसर सही देने के लिए फॉर्मूला सही लगाओ, और हम 30 सेकेंड का समय खत्म, आंसर इसका सी है। अब देखते हैं पोल का रिजल्ट, दो रिजल्ट इज ओके। फिर से केवल 37% बच्चों का जवाब सही है, जिसमें वकार सबसे टॉप पे हैं, फिर श्याम, शिवानी, श्रेयांश, सवाई, रोशन, समरीन, दिव्यांशु एंड मुस्कान, इतने बच्चे हैं, और मनोज, ये सब टॉप में हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सिंपल सा, अभी तो हमने संबंध बताया था कि भैया मोलरता बराबर होता है क्या, शक्ति बटे मोलर द्रव्यमान, यही ना बताया था, बोलो। अब H2SO4 का द्रव्यमान आप निकाल लो। किसका द्रव्यमान निकाल लो? H2SO4, विलेय कौन है? H2SO4। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक, तो दो का दो से गुणा कर दो। एक सल्फर का द्रव्यमान होता है 32, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, तो चार है तो चार से गुणा कर दो। तो दो एक कम दो, 32 एक कम 32, 16 चौके 64, जोड़ डालो सबको, आ जाएगा 98। तो बेटा शक्ति भी क्वेश्चन में कितनी दी थी? शक्ति दी थी 98, और ये मोलर द्रव्यमान कितना आया? 98। तो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 1 मोलर। बोलो, बात समझ में आई? इतना ही तो था, बोलो बात समझ में आई? इतना ही तो था। फर्स्ट क्लास एंड फर्स्ट पोल। ओके बेटा दिव्यांशु, आपका सही जवाब था बिल्कुल। तो ये इसका सी आंसर। ये देखो अभी संबंध बताया था ना, जब संबंध बता रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे समझ नहीं आया। अरे समझ नहीं, यही क्वेश्चन है उसका, देखो ये संबंध है कि मोलर शक्ति दी हो तो मोलरता कैसे निकालेंगे, यही तो बताया था उस समय। क्लियर है सभी को? चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ मोलरता के क्वेश्चन। चलिए, तो ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन मोलरता का, और इसका आंसर सभी बच्चे प्यार से दे दीजिए, सभी बच्चे एकदम प्यार से इसका आंसर दे दीजिए, और इसके लिए हम आपको 45 सेकंड का समय देते हैं। ये रहा आपके पास 45 सेकंड का समय। कह रहा 3.5 ग्राम और 400 मिलीलीटर HCl के जलीय विलयन की मोलरता बताइए। अच्छा, मोलर वेट निकालना नहीं आता है? ओके, चलो हम मोलर वेट निकालना सिखा देते हैं। तब तक ये रहा पोल किनारे। मोलर वेट निकालने के लिए बेटा आपको कुछ तत्वों का तो द्रव्यमान पता होना चाहिए ना, जैसे हाइड्रोजन का याद रख लो, कुछ तत्वों का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हम यहां लिख दे रहे हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, है ना, क्लोरीन, आर्गन की जरूरत पड़ेगी नहीं, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर इसके अलावा आपको किसकी जरूरत पड़ सकती है? आयरन की, और सिल्वर की, और कॉपर की, जिंक की, निकिल की, गोल्ड की, मरकरी की, बेरियम की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। इन सब का परमाणु भार याद रखना। क्या याद रखना बेटा? परमाणु भार याद रखना, परमाणु भार याद रखना। ये 4, ये 7, ये 9, ये 11, ये 12, ये 14, ये 16, ये 19, ये 23, ये 24, ये, हालांकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास ये
सामान्यता दिए रहेंगे, लेकिन फिर भी आप क्लास में तेजी से सॉल्व कर पाओ, इसके लिए आपको ये कम से कम इतने तो याद रखने पड़ेंगे, इनके बिना जिंदगी बीतने वाली नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो सम 59 के समथिंग, ये 197, ये 200, ये बेरियम 137, ये 80 और ये 127, इतना याद रखो। चलो हाँ, इस क्वेश्चन का पहले आंसर देख लेना। पोल खत्म हो गया, ओके। तो पोल खत्म हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही था? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था बेटा? 1/4 0.5 बी वाला ऑप्शन सही था। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दिए। अच्छा, इस बार बहुत बढ़िया बच्चों ने सही जवाब दिया, 43.64%। तो श्रेयांश, सिंटू, मनोज, आंचल, प्रवीण, शिवा, शिवानी, श्रीकांत, उषा और सादिया, इन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। 0.25 मोलर इसका आंसर है। तो अब देखिए कैसे हुआ, जिन बच्चों को कुछ नहीं याद आया उतना ध्यान से समझ लो। पूरी पीरियोडिक टेबल याद है, बहुत अच्छी बात है। तो इतने का कम से कम परमाणु भार याद रखिए। अब जैसे HCl का अणुभार निकालना है तो वहां से देख लो भाई, हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 36.5, और यही तो मोलर द्रव्यमान स्मॉल m आ गया। बोलो स्मॉल m आ गया। क्वेश्चन में जो द्रव्यमान दिया है, ये क्वेश्चन में द्रव्यमान स्मॉल w की वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना। और बेटा ये जो ml में या लीटर में दिया होता है, यही तो आयतन होता है। अब आपके पास मोलरता का फॉर्मूला है W गुणे 1000, उसी फॉर्मूले को लगाओ और छलकाते हुए आंसर पाओ। W कितना? 3.65 गुणे सर 1000, ठीक है, बटे 36.5 गुणे सर 400। सबका मान रख दो, W का, M का, V का। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 10 का इसमें गुणा कर दोगे तो 0.1 अंक पीछे चला जाएगा, ये भी बन जाएगा 36.5, और ये तो 36.5 है, ये गुणे 4, इससे कट गया, आंसर आया 1/4, और 1 को 4 से भाग दोगे तो आ जाएगा 0.25। बस इतने मोलर, यही आंसर हो गया। M मोलर द्रव्यमान है। M क्या है? मोलर द्रव्यमान। मात्रा क्या होता है? ग्राम प्रति मोल। M इसका अणुभार कह सकते हो, इसका मोलर द्रव्यमान कह सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, ओके ओके, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होती पीरियोडिक टेबल याद रखने की, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन बच्चों को द्रव्यमान नहीं याद है वो कम से कम इतने द्रव्यमान तो याद रखें, ताकि आपको अणुभार निकालने में दिक्कत ना हो। W बराबर V नहीं होता बेटा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में कह रहा है 3.65 ग्राम HCl, तो जो ये है ये स्मॉल w ग्राम भार है, ठीक है। 400 मिलीलीटर, ये मात्रक देखो ना, मिलीलीटर किसका मात्रक है? आयतन का, तो V का मान हो गया बेटा 400। और हमारे पास पदार्थ कौन सा? HCl, तो भाई जो पदार्थ है उसका अणुभार निकालेंगे। अणुभार कैसे? हाइड्रोजन का भार 1, वहां पे देखो, और एक क्लोरीन का भार 35.5, तो 1 और इसको जोड़ दो तो आ गया 36.5, तो अणुभार आ गया 36.5। तो बेटा W भी आ गया, V भी आ गया, M भी आ गया, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में W V M रख दो, आंसर आ जाएगा। बस यही था, ठीक है, बस यही था। इसमें क्या कहानी है? बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखो, ये इसके लिए भी हम पोल का टाइम आपको दे देते हैं, और इस बार पोल का टाइम मात्र 30 सेकेंड। चलो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। हम ग्लूकोज का आपको सूत्र बता दे रहे हैं भाई। ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6, और हम आपको कार्बन का भार बता देते हैं 12, ऑक्सीजन का भार 16, और एक हाइड्रोजन का भार 1। चलो ये ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप सभी देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जल्दी से देंगे। क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? नहीं बेटा, द्रव्यमान आपको सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये, ठीक है, लेकिन फिर भी क्लास में तेजी से सॉल्व करने के लिए आपको याद होना चाहिए, है ना, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस बार देखिए पोल हो गया स्टॉप, और आंसर इसका किसी ने दिया?
ठीक है, चलो। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका आंसर ए। चलो, कितने बच्चों ने सही दिया? अरे बाप रे भाई साहब, मात्र 17.5 बच्चों का आंसर सही है और 50% गलत, 25, 75। और ये देखिए आपने क्या किया, फिर से कहानी समझिए। किसने सही जवाब दिया? श्याम, दिव्यांशु, समरीन, शिवानी, हर्ष सिंह और हिमांशु। केवल इन बच्चों ने सही जवाब दिया। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझो। क्वेश्चन ने पूछा है मोलरता, तो बेटा जब मोलरता पूछा है तो मोलरता का ही ना सूत्र लगाइएगा। बोलिए। अब मोलरता में भी दो सूत्र थे, एक W वाले और एक N वाले। तो सर यहाँ पे अगर द्रव्यमान दिए गए हैं तो द्रव्यमान दिए गए हैं तो कौन सा सूत्र लगाइएगा? द्रव्यमान वाले न लगाएंगे। ये देखिए, ग्लूकोज के 500 मिलीलीटर जलीय विलयन, तो भैया 500 मिलीलीटर जलीय विलयन है, तो बताइए आयतन कितना हो गया? आयतन हो गया 500 मिलीलीटर में इसके 90 ग्राम घुले हैं। तो भैया ये जो क्वेश्चन में दिया गया है ये इसका ग्राम भार दिया गया है। तो विलयन की मोलरता बतानी है, तो देखो फॉर्मूले में W मिल गया, V मिल गया और M तो आप निकालोगे ना किसका? इस ग्लूकोज का। M तो आप इसका निकालिएगा ना। कैसे निकालेंगे? एक कार्बन का भार 12, तो कार्बन है कितने? 6, गुणा कर दो। एक हाइड्रोजन का भार 1, तो है कितने हाइड्रोजन? 12, गुणा कर दो। एक ऑक्सीजन का भार 16 है कितने? 6 से गुणा कर दो। तो 12 छंग 72, 12 एकम 12 और 16 छंग 96। तो बेटा क्या हो जाएगा? ये जोड़ दोगे तो आ जाएगा 180। तो ये जो 180 आ रहा है यही तो आपका क्या है? यही तो आपका है मोलर द्रव्यमान, M का मान। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो। कैपिटल M बराबर 90 गुणे 1000 बटे 180 और गुणे बेटा V कितना? 500। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 2 से 2 ये भी कट गया, बचा कितना? 1 मोलर। कितना बचा बेटा? 1 मोलर। तो ये ए आंसर इसका सही हो जाएगा, 1 मोलर। ये 0.5 वाले कहां से आए? ये 0.5 वाले कहां से आए? ये 0.5 वाले कहां से आए? बेटा तरेस पढ़ लो, पढ़ लो, जिंदगी में कुछ काम आएगा। ठीक है, नहीं करनी क्लास, तुम्हारे पास फोन में ऑप्शन है, डेटा बंद करो, ऐप बंद करो, क्लास ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसको करो। चलो इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये डिफरेंट है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करिए। चलिए पोल आपका स्टार्ट हो गया और इसमें जो है आप क्वेश्चन को करिए। चलिए, जिन बच्चों के में पोल नहीं आ रहा बेटा वो लोग कमेंट में ही आंसर कर दीजिए। ठीक है, वो लोग कमेंट में ही आंसर कर दीजिए। क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? क्या नहीं समझ में आ रहा? सारी छोटी छोटी चीजें तो बता दे रहे हैं। जो द्रव्यमान है वो W है, जो आयतन है वो V है, और मोलर द्रव्यमान निकालना सिखा दिया। सारी चीजें फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालना सीखो ना, क्वेश्चन में क्या दिया है वो निकालना सीखो ना। जिनको सुक्रोज का फॉर्मूला नहीं पता, C12 H22 और O11, एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 1। चलो ठीक है, ये है कहानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। अच्छा, पोल खत्म हो गया। पोल में देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया। तो इस बार आ जाओ भाई। नो वन इन द लीडर बोर्ड। ओके, पोल भाई साहब। किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया इस क्वेश्चन का। अच्छा, हो सकता है समय कम पड़ गया हो। अच्छा ठीक है, एक बार और ट्राई कर लो। लो चलो 30 सेकेंड फिर से। लेकिन इस बार तो सभी को हमने आंसर बता ही दिया। तो आंसर बता ही दिया
देख रहे हैं सही चलता है कि किसी ने जवाब ही नहीं दिया था कि कुछ इसमें गड़बड़ी थी। देख लेते हैं, तुम लोग आंसर करो इसका जल्दी से, देखें कि पोल में गड़बड़ी है या पोल में कुछ समस्या है। आंसर दिया था लेकिन पोल में आया ही नहीं, मतलब पोल जो है वो शरारत कर रहा है। पोल आज शरारत कर रहा है ना। ठीक है, इस बार देखते हैं आ रहा है कि नहीं, है ना। इस बार देखते हैं आ रहा है कि नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आंसर नंबर सी था। ओके 57% प्रवीण रॉबी, ठीक ठीक, इस बार सही है। पिछली बार पोल में कुछ दिक्कत थी। चलो अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो बच्चे फिर से इस क्वेश्चन को देखें। कह रहा इतने ग्राम सुक्रोज है, तो बेटा क्वेश्चन में जो दिया गया है वो स्मॉल w का मान है। पहली चीज ये बुद्धि में बैठा लो कि भाई ये जो दिया गया स्मॉल w है। सुक्रोज का भार निकाल लो, तुम यहाँ कोने में आओ, इधर आ जाओ कोपचे में, और सुक्रोज का भार निकाल लो बढ़िया से। एक कार्बन 12, तो 12 कार्बन है तो गुणे कर दो 12। एक हाइड्रोजन 1 तो 22 है तो 22 से गुणा कर दो। एक ऑक्सीजन 16, 11 ऑक्सीजन है तो 11 से गुणा कर दो। तो 12 बरैया में 144 प्लस 22 प्लस 176, टोटल आ जाएगा 342। ये आ गया स्मॉल m का मान। ऐसे निकालते हैं अणुभार, ऐसे निकालते हैं क्या बेटा, अणुभार। ठीक है सर। अब सेंटीमोलर, तो अभी हमने बताया था कि सेंटीमोलर का मतलब वो आपको मोलरता बता रहा है। क्या बता रहा, मोलरता। सेंटीमोलर का मतलब वो आपको मोलरता बता रहा है कि विलयन की मोलरता 1/100 है। अभी कुछ देर पहले मोलर विलयन पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था ना कि सेंटीमोलर का मतलब जिसकी मोलरता कितनी है, जिसकी मोलरता आपकी है 1/100। तो अब फॉर्मूला फिर से लगाओ, m बराबर W गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे v। हमसे आयतन पूछा है, v पूछा है, तो v पूछा है तो m कितना 1/100, बहुत अच्छे सर। w कितना 3.42 गुणे 1000 बटे 342 गुणे v। देखो 3.42 342, इससे काटोगे तो 100 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 100 बार। अगर किसी को दशमलव काटने में समस्या है तो हम आपके लिए और आसानी और चीजें आसान कर दे रहे हैं। कैसे कैसे आसान कर दें, देखो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो इधर ले लो, ये क्या हो जाएगा, v उधर ऊपर कर दो, v बराबर ये 100 इधर गुणे में आ जाएगा, 100 3.42 गुणे 1000 और बटे 342। 100 का गुणा इसमें करोगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा इसका, 342 गुणे 1000 बटे 342, तो 342 से ये कैंसिल हो गया। तो v का मान कितना आ गया, 1000 मिलीलीटर। v का मान कितना आ गया, 1000 मिलीलीटर। बस आंसर नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट है। इसका आंसर नंबर सी क्या है, करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आंसर नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन का पोल ये रहा आपके पास 45 सेकंड के लिए, और आप इसका आंसर जल्दी से दीजिए। और अभी हमने आपको एक संबंध बताया था, हाँ इसका अभी हमने आपको एक संबंध बताया था ना, कि द्रव्यमान अनुसार सांद्रता और मोलरता का संबंध बताया था, आपको याद हो तो संबंध को लगाइए और आंसर पाइए। इस संबंध को लगाइए और आंसर पाइए, ठीक है। इसको नीचे कर दें, ये लो, चलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों ने दिया, जल्दी से सॉल्व करें, आपके पास समय होने वाला है समाप्त। हाँ, जिन बच्चों का काम कर रहा वो पोल में आंसर दें, जिन बच्चों का काम नहीं कर रहा बेटा वो कमेंट बॉक्स में आज आंसर दे लें, फिर देखते हैं क्या इश्यू आ रहा है।
ठीक है, चलिए तो ये पोल का समय हो गया समाप्त। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बी, आंसर नंबर बी। और 48% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। राघव, प्रियंका बिश, सौम्या, सादिया, सिंटू, आराध्या, प्रवीण, बिल्कुल सही बेटा। तो सभी लोगों ने जिन्होंने आंसर दिया बहुत बढ़िया। जिनको नहीं आया वो देखिए, अभी हमने आपको एक संबंध बताया था। संबंध क्या बताया था? मोलरता बराबर होता है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता गुणे 10D/m, यही फॉर्मूला था संबंध का। देखो इसमें द्रव्यमान सांद्रता दी थी, कितनी दी है? ये है 47 दी है। और आपके पास जो घनत्व दिया है, घनत्व मतलब D का मान 1.2 ग्राम प्रति ml दिया है। और पदार्थ HNO2 है तो इसका अणुभार निकालो। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो ये भी 47 आ जाएगा। तो आपका जो स्मॉल m आ रहा वो भी कितना आ रहा? 47 ग्राम प्रति मोल। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। इसका मान कितना दिया? 47 गुणे 10, डी का मान है 1.2 बटे m का मान कितना? 47। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 का गुणा 1.2 में करोगे 12 मोलर आंसर आ जाएगा। 12 मोलर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अच्छा पोल नहीं आ रहा अभी, कोई बात नहीं। तो इसका 12 मोलर, बी आंसर सही है। जिन्होंने कमेंट बॉक्स में बी आंसर किया था उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए ये मोलरता के इस तरह के क्वेश्चंस हैं अभी आपके पास। अब आइए अगली सांद्रता पद की विधि देखते हैं कुछ, और उनके बाद फिर वापस से क्वेश्चन पर आएंगे। अभी हम लोग कुछ अगली सांद्रता पद की विधियां देख लेते हैं। तो अगली हमारी सांद्रता पद की जो विधि होगी बेटा, वो हमारी होगी कौन सी? वो हमारी होगी नॉर्मलता। और नॉर्मलता को सीखने के लिए आपको पहले क्या सीखना होगा? नॉर्मलता को सीखने के लिए आपको पहले सीखना होगा तुल्यांकी भार निकालना। क्या सीखना होगा? तुल्यांकी भार निकालना। तो सर किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? तो किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र होता है बेटा, देखो किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र होता है उसका अणुभार बटे n गुणांक। ये किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र है। ये आप निकालना जानते होगे। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणुभार बटे n गुणांक प्रतिशत घनत्व गुणे 10 भी कर। प्रतिशत घनत्व क्या होता है? ठीक है, देखो m से डिवाइड करना जरूरी है। अब अणुभार निकालना तो अभी आपको हमने सिखा ही दिया है ना। अब उसके बाद ये n गुणांक क्या होता है ये आप ध्यान दीजिए। अभी आपके लिए जो काम की चीजें केवल उतना हम बताते हैं, बाकी आपने पढ़ा होगा n गुणांक और निकालना। अभी आपको या तो किसी अम्ल का विलयन मिलेगा, तो अम्ल के लिए n गुणांक क्या होता है? अम्ल के लिए n गुणांक होता है विस्थापनीय H+ आयनों की संख्या। मतलब कोई अम्ल जितने H+ आयन निकाल सकता है वही उसका n गुणांक होगा। ठीक है सर। क्षार के लिए क्या होगा? कोई क्षार जितना OH- आयन निकाल सकता है सर। कोई क्षार जितना OH- आयन निकाल सकता है वो आपके क्या हो जाएंगे? वो आपके हो जाएंगे क्षार का क्या हो जाएगा बेटा? क्षार का हो जाएगा सॉरी वो आपके क्षार के लिए हो जाएगा n गुणांक। और लवण के लिए अगर हम बात करें तो लवण के लिए जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा धनावेश या ऋणावेश की संख्या। भाई कोई भी जो लवण होता है वो हमेशा उदासीन होता है। कोई भी जो लवण होता है वो हमेशा कैसा होता है? उदासीन। तो अगर कोई लवण उदासीन है तो उसमें जितने धनावेश होंगे उतने ही तो ऋणावेश होंगे। कोई भी लवण जो उदासीन होगा उसमें जितने धनावेश होंगे उतने ही तो ऋणावेश होंगे। तो इसलिए धनावेश या ऋणावेश दोनों में से किसी का भी मान ले लेते हैं। अच्छा समझ नहीं आता क्या निकालना है? क्वेश्चन खुद ही बताता है क्या निकालना है। क्वेश्चन तो खुद ही बताता है कि भैया मोलरता निकालनी है कि शक्ति निकालनी है कि क्या निकालना है। आपको सोचना क्या है, क्वेश्चन ने क्या कहा वो बस देखो। तो ये समझ में आ गई। n गुणांक क्या है? अम्ल जितने H+ निकालेगा वो उसका है, क्षार जितने OH- निकालेगा उसका है, और लवण में जितने धनावेश या ऋणावेश होते हैं उसका तुल्यांकी भार है।
जैसे कुछ अम्लों के लिए हम देख लेते हैं, आ जाओ। जैसे अगर हमें H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है, तुल्यांकी भार को E से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कैपिटल E से लिखते हैं, ठीक है। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है, तो बेटा H2SO4 कितने H+ दे सकता है, ये 2 H+ दे सकता है, तो इसका n गुणांक कितना हो जाएगा, इसका n गुणांक 2। H2SO4 बेटा 8 बजे के आसपास तक क्लास रहेगी, ठीक है। H2SO4 2 H+ निकाल सकता है, तो इसका n गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो हो जाएगा n गुणांक 2 हो जाएगा, तो इसका अणुभार निकालो, इसका अणुभार 2 + 32 और 16 × 4 = 64, 98। तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, अणुभार आया 98 और इसका n गुणांक था 2, तो ये कितना हो गया बेटा 49, कितना हो गया 49, ये इसका तुल्यांकी भार आ गया। क्लियर है ये? चलो जैसे एक और देख लो, HCl का देख लो, HCl को तोड़ोगे तो ये एक ही H+ देगा, तो इसका n गुणांक कितना है, इसका n फैक्टर है 1, इसका n फैक्टर कितना है 1। तो सर इसका तुल्यांकी भार बिल्कुल, इसका अणुभार निकालोगे तो 35.5 और गुणे 1 36.5 और इसका n गुणांक है 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36.5, यही आपका आंसर हो गया। कितना आ गया 36.5। क्लियर है ये? बिल्कुल एकदम। चलो जैसे और देखो, अब 3 अम्ल और हैं, उनकी बात कर लेते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा, इस पेज से आगे अगले पेज पर चलते हैं, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं तो वहां पर देखते हैं, हमें निकालना है H3PO4 का, हमें निकालना है H3PO3 का और हमें निकालना है सर H3PO2 का। तो इन तीनों का केस ध्यान रखना, इसके पास हाइड्रोजन तो 3 हैं और ये तीनों हाइड्रोजन निकाल देता है, लेकिन इसके पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये केवल 2 ही हाइड्रोजन बाहर करता है। इसके पास भी हाइड्रोजन 3 है, लेकिन ये केवल एक ही हाइड्रोजन बाहर करता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसका n गुणांक 1 होगा, इसका n गुणांक 2 होगा, इसका n गुणांक 3 होगा। जरूरी नहीं कि जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं सब निकल जाएं। तो सर इसका अणुभार 3 + 31 + 3 + 31 + 16 × 4 = 64, क्या आ जाएगा 98। तो इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 98/3, n गुणांक 3 है। इसका देखो 3 + 31 + 16 = 48, तो यह आएगा 82। तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा 82 और बटे इसका n गुणांक कितना है 2। इसका देखो बेटा 3 + 31 + 16 दूनी 32, ये आएगा 66। तो इसका तुल्यांकी भार 66 और बटे इसका n गुणांक 1, इसका n गुणांक 1। तो ये आपका ध्यान रखना, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल के लिए, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, तो इसका n गुणांक क्या होगा, इनके लिए n गुणांक हो जाएगा, इसके लिए n गुणांक सिंपल से याद रखो, ऑक्सीजन की संख्या -1, इनके लिए क्या याद रखो, ऑक्सीजन की संख्या -1। कैसे, इसमें 4 ऑक्सीजन है, 4 - 1, इसका n गुणांक 3, इसका n गुणांक कितना 3। इसमें 3 ऑक्सीजन है तो 3 - 1, इसका n गुणांक 2। इसमें 2 ऑक्सीजन है तो 2 - 1, इसका n गुणांक 1। ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं, हाँ ये हमने तरीका बता दिया, बस इसी में है, जहां पे जितने दिख रहे हैं उतने नहीं निकलेंगे, बाकी ये तो आप स्ट्रक्चर से पता करोगे ना कि कितने H निकलेंगे और कितने नहीं निकलेंगे। जैसे ये H3PO4 की बात करें, H3PO4 की बात करें, H3PO3 की बात करें, H3PO3 की बात करें या H3PO2 की बात करें, तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं ना, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं ना, वही आपके क्या होते हैं बेटा, वही आपके बाहर निकलते हैं। तो देखो ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, लेकिन जो केंद्रीय परमाणु से जुड़ा है ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये 2 ही हाइड्रोजन निकालेगा। इसमें देखो तीनों, ये भी ऑक्सीजन से, ये भी ऑक्सीजन से, ये भी, तीनों निकाल देगा, तो इसका 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हैं, ये नहीं निकलेंगे, ऑक्सीजन से जो जुड़ा है वो निकल जाएगा। इस तरीके से ये होगा इनका n गुणांक, ये इनका n गुणांक।
तो स्ट्रक्चर की कहानी कोई बात नहीं, ये याद रखो, ये सामान आपकी ट्रिक है। ऑक्सीजन की संख्या -1, इससे आप निकाल लोगे। 4 - 1 n गुणांक 3, 3 - 1 n गुणांक 2, 2 - 1 n गुणांक 1, इन्हीं के लिए है। ऐसा नहीं कि हर जगह लगा देना, ऐसा नहीं कि हर जगह लगा देना, ठीक है। तो ये बता दिया ना बेटा, ये n गुणांक कैसे निकालोगे, n गुणांक निकालोगे ऑक्सीजन की संख्या -1, ठीक है। हाँ सॉरी, यहां 3 होगा, O3 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। स्ट्रक्चर बेटा आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होगे, उसको आराम से समझो। भूमि बेटा देखो, इनका n गुणांक निकालना है, ऑक्सीजन की संख्या -1 कर दो। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 4 - 1 3, इसका n गुणांक 3, इसका 3 ऑक्सीजन, 3 - 1, इसका n गुणांक 2, इसमें ऑक्सीजन 2 तो 2 - 1, इसका n गुणांक 1। फिर इनका भार, भार बटे n गुणांक, इसका तुल्यांकी भार आ गया 32.67, इसका भार 82 और इसका n गुणांक अभी होता है 3 - 1 2, तो ये आ गया। और इसका भार 66 और 2 - 1 n गुणांक 1, तो इसका तुल्यांक भार 66 आ गया। बोलो सभी को समझ में आ गया, क्लियर है? हाँ रिपीट कर दिया बेटा। चलो तो तुल्यांकी भार ये अम्ल का हो गया सर, क्षार का बताइए। चलो जैसे क्षार है तो क्षार के लिए तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो हम ले लेते हैं 3 एग्जांपल, NaOH, CaOH होल ट्वाइस, ये ले लेते हैं। तो बताइए सर इसका क्या होगा, Na+ और OH-, इसने एक OH निकाला तो इसका n गुणांक हो गया 1, n फैक्टर हो गया 1, और इसका भार सोडियम होता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल हो जाएगा 40। तो सर इसका तुल्यांकी भार 40 बटे इसका n गुणांक 1, ठीक है, क्लियर है ये? चलो n गुणांक मतलब n फैक्टर, n गुणांक ही बोलेंगे उसको। इसको देखो, ये ब्रेक होगा तो कुछ ऐसा बनाएगा, तो इसने 2 OH निकाले तो 2 OH निकाले तो n गुणांक इसका हो गया 2। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सी कहानी इसकी, अणुभार 40, 16 × 17 दूनी 34, ये आएगा 74, तो इसका अणुभार 74, परमाणु भार जोड़ दिया, अणुभार आ गया, तो तुल्यांकी भार 74 बटे इसका n फैक्टर 2, कितना आ जाएगा 37, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्षार के लिए निकाल लोगे, इस तरह से आप क्षार के लिए भी निकाल लोगे, है ना। फिर उसके बाद आप देखो किसी लवण के लिए, लवण जैसे NaCl है, तो NaCl क्या करेगा, Na+ और Cl- बनाएगा ना। तो देखो एक धनावेश एक ही ऋणावेश, तो इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा, या तो धनावेश या तो ऋणावेश। और इसका अणुभार जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो अणुभार कैलकुलेट करने पर यह आएगा 58.5, तो इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आपका 58.5 ही रहेगा, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, जैसे मान लो MgCl2 का निकालना है, MgCl2 निकालो, क्या हो जाएगा Mg2+ + 2Cl-, देखो 2 धनावेश और एक Cl पे -1 है तो 2 Cl पे -2, तो या तो धनावेश ले लो या तो ऋणावेश ले लो, तो इसका n गुणांक कितना हो गया 2। तो इसका अणुभार निकालिए 24 + 71 95, तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो गया 95 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कितना हो जाएगा 47.5, ये आ जाएगा। बोलो क्या ये बात क्लियर है? जैसे सोडियम कार्बोनेट का निकालना है, सोडियम कार्बोनेट, इसको तोड़ो 2Na+ और CO3 2-, भाई साहब 2 धनावेश 2 ऋणावेश, तो इसका भी n गुणांक कितना है, इसका भी n गुणांक 2 है। और सर इसका अणुभार निकालिए 23 दूना 46 + 12 और 16 3 48, सर जोड़ देंगे तो 106 आएगा। तो बताइए तुल्यांकी भार क्या हो गया 106 और बटे n गुणांक इसका 2, तो कितना हो गया 53, कितना हो गया 53, ये कितना हो गया 53, तो ये आपका n गुणांक हो गया, क्लियर है? तो n गुणांक समझ गए और तुल्यांकी भार निकालना समझ गए, n गुणांक और तुल्यांकी भार निकालना समझ गए, ठीक है। अब जब तुल्यांकी भार निकालना समझ गए तो एक और चीज समझ लो, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है। नहीं तो जब हम नॉर्मलता बताएंगे तो आपके कमेंट यही आएंगे कि सर ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं। n = 2 कैसे,
भाई लवण के लिए हमने क्या बताया कि लवण के लिए धन आवेश की संख्या या ऋणावेश, धन आवेश या ऋणावेश की संख्या, जितने धनावेश हो या जितने ऋणावेश हो उन्हीं की संख्या होती है n गुणांक। किसी भी लवण के लिए यही होता है n गुणांक। तो देखो इसमें एक सोडियम पे +1 तो 2 सोडियम पे +2 हुआ ना, और +2 और देखो ये -2, तो या तो +2 या तो -2, या तो धनावेश का मान ले लो या तो ऋणावेश, दो ही तो रहेगा n गुणांक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब एक चीज और समझ लो कि ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती, कैसे निकालते हैं। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो बेटा जैसे मोलों की संख्या निकालते हो, मोलों की संख्या क्या होती है, ग्राम भार मतलब दिया गया भार बटे अणुभार करते हो तो मोल आते हैं। तो यहाँ पे ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार करोगे तो ये आपका क्या आएगी, तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, ग्राम भार जो कि W से लिखते हैं और तुल्यांकी भार जो कि E से लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ग्राम तुल्यांकों का संख्या निकालने का सूत्र क्या है, W/E, ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार। ये क्वेश्चन में दिया रहता है और ये निकालना अभी हमने आपको अच्छे से सिखा दिया, ये निकालना अभी हमने आपको अच्छे से सिखा दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं नॉर्मलता, आइए देखते हैं नॉर्मलता। तो बेटा नॉर्मलता नॉर्मलता नॉर्मलता, तो ये रही नॉर्मलता। देखो नॉर्मलता किसे कहते हैं, ध्यान समझो। किसी विलयन के प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन मतलब वही 1 लीटर में, प्रति लीटर में, तो किसी विलयन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मलता। 1 लीटर आयतन में जितने विलेय के ग्राम तुल्यांक उपस्थित होंगे, विलेय के जितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित होंगे उसी को बोलते हैं बेटा विलयन की नॉर्मलता, और इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं। तो नॉर्मलता का कहानी क्या हो गई, नॉर्मलता बराबर हो गया विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे विलयन का आयतन, बस, जो कि किस में होगा, लीटर में। नॉर्मलता को कैपिटल N से दर्शाएंगे, और अभी कुछ देर पहले हमने बताया ग्राम तुल्यांक को किससे दर्शाएंगे, ग्राम तुल्यांक W/E, और आयतन क्या हो जाएगा V, अगर लीटर में है तो, ये फॉर्मूला। और अगर मिलीलीटर में है तो क्या हो जाएगा सर, अगर मिलीलीटर में है तो W गुणे 1000 बटे E गुणे V मिलीलीटर, ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। मिलीलीटर में होगा तो ये आ जाएगा, N से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल ये आ जाएगा। मिलीलीटर में होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसका मात्रक सर बता दीजिए, तो बेटा मात्रक इसका सिंपल सा बोलते हैं नॉर्मल, मात्रक को क्या बोलते हैं, नॉर्मल, और N इसके लिए भी लिखते हैं, या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, नॉर्मल या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये आपका होता है, ये आपका होता है। ठीक है, ठीक है। राघव आज क्या समझ में कम आ रहा बेटा बताओ, आज सारी फॉर्मूला और क्वेश्चन वाली कहानी है, आज तो सारा जो है ये सारा तो क्या है, फॉर्मूला और क्वेश्चन वाली कहानी है। हाँ, नॉर्मलिटी बराबर मोलरता गुणे एन फैक्टर, बिल्कुल संबंध है ये मोलरता नॉर्मलता का। तो ये नॉर्मलता हो गया, नॉर्मलता समझ गए, नॉर्मलता समझ गए। नॉर्मलता है बेटा 12th में है, कौन सी 12th की किताब पढ़ रहे हो जहां नॉर्मलता नहीं है। ठीक है, चलो देखो फिर, तो ये नॉर्मलता हो गई। तो नॉर्मलता के बाद आती है नॉर्मल विलियन की कहानी। किसकी कहानी आएगी बेटा, नॉर्मल विलियन। तो नॉर्मल विलियन भी वही ध्यान रखना, क्या आप लोग अपने से इसके बारे में लिख लेना, हम समझा दे रहे हैं। यदि W/E, W/E का मतलब क्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक। तो अगर विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक घुले हों किसमें, विलयन के 1 लीटर में, अगर विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक घुले हों किसमें, विलयन के 1 लीटर में,
तो बताओ नॉर्मलता क्या हो जाएगी, W अपॉन ई अपॉन वी, यही फॉर्मूला तो है, ये भी है एक, ये भी है एक, तो नॉर्मलता हो गई एक नॉर्मल। तो अगर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक घुले हैं तो उस विलयन की नॉर्मलता को ही हम क्या बोलते हैं, उस विलयन की नॉर्मलता एक नॉर्मल हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं नॉर्मल विलयन। उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल विलयन। बेटा वो भी पढ़ाएंगे, मोलैलिटी भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल क्लियर है ये। चलो, तो ये नॉर्मल विलयन हो गया। तो 1 ग्राम तुल्यांक अगर 1 लीटर में तो नॉर्मल, बाकी वही सेम कहानी। अगर आपसे कह रहा नॉर्मल विलयन है तो नॉर्मल विलयन का मतलब उसकी नॉर्मलता दे रहा 1। अगर आपसे सेमी नॉर्मल कह रहा है तो इसका मतलब उसकी नॉर्मलता दे रहा है 1/2। अगर आपसे डेसी नॉर्मल कह रहा है मतलब आपको नॉर्मलता दिया है 1/10। अगर आपसे पेंटी नॉर्मल कह रहा है तो बेटा नॉर्मलता दिया है 1/5। अगर आपसे सेंटी कह रहा है तो नॉर्मलता है 1/100। अगर आपसे मिली कह रहा है, सेम वही कहानी, तो 1/1000। और अगर आपसे पेंटा कह रहा है तो 5। और अगर आपसे डेका कह रहा है तो 10। बस ठीक है, चलिए। बस बेटा अब कल नहीं, थोड़ा सा सब्र तो रखो, सब्र रखो, पढ़ो, मेहनत करो, कल की चिंता छोड़ दो, आज का टॉपिक देखो। नॉर्मल विलयन में ये पूरा का पूरा इसी का मान, इसी पूरे का मान 1 होता है। इसी को तो बोलते हैं ग्राम तुल्यांक ना, इस पूरे का मान ही 1 होता है। नॉर्मल विलयन के अंदर पूरे W/E का मान ही 1 होता है, W/E का मान ही 1 होता है। नॉर्मल विलयन में W/E दोनों का मान, पूरे का मान 1 होता है। ये इस पूरे को ही तो ग्राम तुल्यांक कहते हैं ना, तो पूरे का मान 1 होता है। ठीक है, मतलब जितना W हो उतना E हो तो 1 आ जाएगा, तो W और E समान होना है। ठीक, चलिए। अब इसके बाद अगली सांद्रता विधि देख लेते हैं, जो कि हमारी क्या है बेटा, अगली सांद्रता पद की विधि है मोललता। अगली सांद्रता पद की विधि कौन सी है, मोललता है। कौन सी है, मोललता। ठीक है, चलो तो मोललता की कहानी देखते हैं क्या है। ये एक ऐसी सांद्रता पद की विधि है जिसमें हम लोग विलायक में पता करते हैं कितना विलेय है। अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, अभी तक हम लोग विलयन में देख रहे थे कितना विलेय है। ये एकमात्र ऐसी विधि है, एकमात्र ऐसी राशि है जिसमें हम ये देखते हैं कि विलायक में कितना मोल विलेय घुला हुआ है, विलायक में कितना उपस्थित है विलेय। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, विलयन में कितना विलेय है, और अब हम क्या देखेंगे कि विलायक में कितना विलेय है। बस ये लास्ट आज का टॉपिक है। ठीक है, आज का ये लास्ट हो जाएगा मोललता। ठीक है, चलो बस थोड़ा सा सब्र और कर लो। तो क्या कहता है कि किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में, किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में, हाँ लीटर की जगह केजी आ गया और विलयन की जगह विलेय आ गया, तो किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसकी बेटा, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। और इसे स्मॉल m से दर्शाते, किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं। इसे बेटा स्मॉल m से दर्शाते हैं। चलो तब मोललता बराबर क्या हो जाएगा सर, मोललता बराबर होता है, बहुत सिंपल सा है, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक सर, जो कि उपस्थित होती है प्रति किलोग्राम विलायक के भार में। ठीक सर, तो मोललता को स्मॉल m से लिखेंगे, विलेय के मोलों को स्मॉल n से लिखेंगे, और भार को कैपिटल W से लिखेंगे। मोललता को स्मॉल m से लिखेंगे, और अगर W ग्राम में आ जाए तो 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है सर, अब आपको पता है फिर से कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं दिया गया भार बटे अणुभार। इस बार अणुभार को m डैश से दर्शाओगे
क्योंकि भाई साहब आपका मोललता स्मॉल एम हो चुका है, मोललता स्मॉल एम हो चुका है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इज इक्वल टू इसके क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई एम डैश गुणे कैपिटल डब्ल्यू, जो कि किसमें है, किलोग्राम में। और अगर ये ग्राम में आ जाएगा तो ग्राम में आ जाएगा तो डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एम डैश गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये ग्राम में, ये आपका आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला है और इसका मात्रक देख लो बस। मात्रक इसका होता है मोल प्रति किलोग्राम या मोलल, मोल प्रति किलोग्राम या मोलल, बस, ठीक है। तो ये मोललता की कहानी और ये आज की सेवा समाप्त आपकी यहीं पर हो जाएगी। ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है। अच्छा, इसमें लिख दें किसका मतलब क्या है, स्मॉल एम का मतलब मोललता है, ये भी ध्यान दे लो, और स्मॉल एम डैश का मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो विलायक के 1 किलोग्राम में एम डैश ये लिख दिया बेटा, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का क्या है, मोलर द्रव्यमान, और एम मोललता है और एम डैश विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। क्लियर है ये। तो किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं और इसे एम से दर्शाते हैं। अभी क्लास के बाद आपको नोट्स अपलोड मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया सारी सांद्रता पद की विधियां। अब आपके जो टॉपिक बचते हैं वो सारे टॉपिक क्या क्या बचते हैं उसकी बातें करेंगे। तो अभी आपके पास कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स बचे हैं सांद्रता से संबंधित और क्वेश्चन ढेर सारे बचे हुए हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा उसको हम एक बार समराइज कर देते हैं। आज हम लोगों ने देखा शक्ति, तो बेटा शक्ति का सूत्र S इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी लीटर, या S इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन वी मिलीलीटर, ये आपकी शक्ति था। और हमने क्या देखा सर आज, और हमने सीखा मोलरता। इन सब फॉर्मूलों को एक जगह लिख लो, N बाई वी, या आप क्या कह सकते हो W अपॉन एम इंटू वी। फिर सर आज हमने देखी नॉर्मलता, क्या देखी, नॉर्मलता देखी। तो N इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई इंटू वी, लीटर में है तो मिलीलीटर में है तो 1000 से गुणा। और सर लास्ट में हमने मोललता भी देखी, M इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू, अगर किलोग्राम में है तो, और ग्राम में है तो 1000 से गुणा। ये सारे फॉर्मूले एक जगह आप लिख लीजिएगा, ये सारे सूत्र एक जगह आप लिख लीजिएगा और इसको रिवाइज करिएगा और इससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका जो आज का टॉपिक था ये सारा हो गया, और इनमें भी अगर लीटर की जगह ml आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आज का आपका होमवर्क, आज का आपका होमवर्क, तो आज का आपका होमवर्क क्या है, चलिए। तो आज का आपका जो होमवर्क है भाई साहब, आपकी जो लक्ष्य नीट हिंदी मीडियम की मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के एक्सरसाइज के विलियन चैप्टर के, किसके, विलियन चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, इनमें से जो जो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे आप बना के रखिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो आज कुछ टॉपिक रह गए तो उन टॉपिक्स के क्वेश्चन भी इसमें हैं, तो जो आपसे बन जाए वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बनेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके लक्ष्य नीट के
हिंदी मीडियम मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क करके रखने हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो चलिए, तो ये जो आपकी आज की क्लास की कहानी है, ठीक है, ये आज की क्लास की जो कहानी है वो यहीं से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और आज का क्लास हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त। और इसके बाद जो भी नया टॉपिक होगा, जो भी चीजें नई होंगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा, मिलेंगे उन टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं खत्म, और फिर तब तक के लिए सभी को बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।